नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम हुई। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 91.15%। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में तेजी। इस चरण में 94 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को। देश के विभिन्न भागों में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित आरोग्य वन का उद्घाटन किया। वे आरोग्य कुटीर भी गए। योग, आयुर्वेद और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया आरोग्य वन 17 एकड़ भूमि पर स्थित है। यहां जड़ी बूटियों के 380 पौधे लगाए गए हैं। आरोग्य वन में कैफेटेरिया और दुकानें भी हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री 17 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और केवड़िया के निकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास अनेक परियोजनाओं लोगों को समर्पित करेंगे। श्री मोदी ने आरोग्य वन और एकता मॉल लोगों को समर्पित किया। वे जंगल सफारी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट केंद्र और टेक्नोलॉजी पर आधारित विश्व का पहला बाल पोषण उद्यान का भी उद्घाटन करने वाले हैं। श्री मोदी देश का पहला ग्लो गार्डन और कैक्टस गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से श्रेष्ठ भारत भवन तक 40 मिनट की बोट राइड लेंगे, जिसके दौरान वे जेटी, एकता क्रूज के लिए बोटिंग, नेविगेशन चैनल सहित विभिन्न प्लाक का अनावरण करेंगे। वे नवोगोरा ब्रिज, गरुड़ेश्वर वियर, एकता नर्सरी, खलवानी इको टूरिज्म, सरकारी आवास, 2 बस टर्मिनस और होम स्टे प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे। श्री मोदी 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें प्रशासन भवन, सरकारी आवास, एसआरपी क्वार्टर्स और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट से विस्थापित लोगों के पुनर्वसन के लिए आदर्श आवास भी शामिल है। कल सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस से पहले आज केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 25 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र करीब 10 लाख एलईडी की रोशनी से जगमगा उठेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। इसके बाद वे गांधीनगर गए और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री जाने माने कलाकार बंधुओं महेश और नरेश कनोडिया के परिजनों से भी मिले और अपनी संवेदना व्यक्त की। इनका हाल में निधन हो गया था। राष्ट्र कल भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रम में आकाशवाणी समाचार आपके लिए अपने अभिलेखागार से भारत के लौह पुरुष के भाषण के चुनिंदा अंश प्रस्तुत कर रहा है। हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना। तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना है। देश में कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों के 7% से कुछ अधिक है।
कोरोना से ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 91.15% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से अधिक नए मामलों का पता चला, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 80,88,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की दर 1.5% हो गई है, जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 563 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,21,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 10,77,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 728 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,70,000 तक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण से पीड़ित 16 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या 2,929 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,117 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,57,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 9,689 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल 26,000 से अधिक परीक्षण किए गए थे। वहीं अब तक लगभग 28 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब केवल भोपाल और इंदौर में ही प्रतिदिन 100 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं, जबकि शेष जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले रोगियों की संख्या 50 से कम हो गई है। आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने राज्य में 711 फीवर क्लिनिक भी संचालित किए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों का प्रतिशत 95.55 हो गया है। ये राष्ट्रीय औसत से 4.55% अधिक है। राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 8,884 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,068 लोग संक्रमण से ठीक हुए। अब तक वहां 2,05,385 लोग इस महामारी से उबर चुके हैं। तेलंगाना में कोविड-19 संक्रमण के 1,531 नए मामले मिलने से वहां कुल मामलों की संख्या 2,37,187 हो गई है। राज्य में कल 43,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 91.65% हो गई है। कल 1,048 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक राज्य में 2,17,401 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड और अन्य बीमारियों से 6 और लोगों की मौत के साथ राज्य में मरने वालों की संख्या 1,330 हो गई है। वहां इस समय संक्रमण के लगभग 18,000 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 15,000 घरों में रहकर उपचार करा रहे हैं। केरल में कोविड-19 में संक्रमण के बाद की देखभाल के लिए वहां का स्वास्थ्य विभाग जल्द ही राज्य भर में विशेष अस्पताल स्थापित करेगा। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 113 नए मामले मिले और 212 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। वहां संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 94% से ऊपर हो गई है। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 30,566 है। कल शाम तक रिकॉर्ड 4,54,391 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 4,23,825 लोगों में संक्रमण नहीं पाया गया। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,483 हो गई। अब तक वहां 28,714 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। इस संक्रमण से अब तक वहां 343 लोगों की मौत हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार पूरे जोरों पर है और तीसरे चरण के लिए ये गति पकड़ रहा है। दूसरे चरण में 17 जिलों में फैले 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बाकी 78 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा। एनडीए और महागठबंधन के नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियों और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आज सीवान और बेगूसराय में चुनाव सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीरपैंती, केसरिया, राधोपुर और बेगूसराय में रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे और नित्यानंद राय भी एनडीए के चुनाव प्रचार कमान संभाले हुए हैं। भाजपा के नेता चुनाव प्रचार के दौरान कृषि क्षेत्र के सुधार के 3 कानून, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बिहार की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की बातों को प्रमुखता दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया और परबत्ता में जनसभाओं में कहा कि पिछले 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने राज्य में चरणबद्ध तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा विकास के लिए काम किए हैं। महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने तेघड़ा और विभूतिपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि यह चुनाव बिहार में एक बड़े बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने 6 दलों के विपक्ष के गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और रोड शो किए। सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने मोतिहारी के चकिया में कहा कि यह चुनाव एक नए बिहार के सृजन का चुनाव है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने प्रचार में 7 निश्चय योजनाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उधर मध्य प्रदेश में भी 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनाव रैलियां कर रहे हैं। इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार कार्य तेज कर दिया है। भाजपा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अमरोहा जिले के नौगांवा सादात सीट पर चुनाव प्रचार किया। ये सीट कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है और अब यहां से उनकी पत्नी भाजपा की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों का कल यहां चुनाव प्रचार किया था। भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और भाजपा के दूसरे नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, मायावती और अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी बड़ी रैली को संबोधित नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग ने इस बार कोविड के मद्देनजर पार्टी के स्टार प्रचारकों की संख्या में कमी की है। अब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 40 से घटकर 30 रह गई है। वहीं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 की बजाय 15 रह गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक में 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कोविड-19 मरीजों के मतदान के लिए चुनाव कार्यालय ने विशेष व्यवस्था की है। बेंगलुरु के जिला निर्वाचन अधिकारी और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के आयुक्त एन मंजुनाथ प्रसाद ने बताया कि संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों के लिए मतदान के समय के अंतिम घंटे में शाम को 5 से 6 बजे के बीच वोट डालने की व्यवस्था की गई है। आरआर नगर विधानसभा क्षेत्र में 678 मतदान केंद्रों में किए गए प्रबंधों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यहां 1077 मतदाता संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 317 अस्पतालों तथा 18 कोविड देखभाल केंद्रों में रह रहे हैं।
842 लोग घरों में रहकर इलाज करा रहे हैं। इन मतदाताओं को एम्बुलेंस से मतदान केंद्रों पर लाया जाएगा और मतदान के बाद वापस उनके स्थान पर पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम हुई। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 91.15%। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में तेजी। इस चरण में 94 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को। देश के विभिन्न भागों में ईद ए मिलादुन नबी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि पहले देश भर में एथेनॉल का एक ही दाम हुआ करता था, लेकिन अब इसके अलग अलग दाम होंगे। पहले एक ही रेट होता था इथेनॉल को, लेकिन इथेनॉल चूंकि अलग अलग मोलासिस से बनता है या शुगर से भी बनता है, इसलिए जिस प्रक्रिया से बने हैं उसके आधार पर कीमत देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया और दाम भी बढ़ा दिए। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि 2014 में जहां केवल 38 करोड़ लीटर इथेनॉल ऑयल कंपनियों के पास आता था, पिछले साल 195 करोड़ लीटर आया है, यानी लगभग 5.5 गुना ज्यादा। मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को भी मंजूरी दी। आर्थिक कार्य समिति ने बाहरी सहायता से बने बांधों के पुनर्वास और सुधार की परियोजनाओं के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक सुरक्षा और संचालन संबंधी सुधार के लिए चुने हुए बांधों को धन उपलब्ध कराएंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मेडिकल में प्रवेश के लिए 7.5% आरक्षण सरकारी स्कूल के छात्रों को देने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। चेन्नई में राजभवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संबंध में कल सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय ली गई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने आरक्षण लागू करने के लिए कल एक आदेश पारित किया था। सरकारी और निजी कॉलेजों में राज्य कोटे की स्नातक मेडिकल सीटों के लिए ये आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार ने प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसके निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की। इससे पहले प्याज के बीजों का निर्यात नियंत्रित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके बीज के निर्यात पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र में व्यापारियों द्वारा प्याज की नीलामी शुरू किए जाने के बाद नासिक जिले में लासल गांव सहित बड़ी बाजार समितियों में 600 मीट्रिक टन प्याज पहुंच गया है। आज प्रति टन प्याज की न्यूनतम कीमत 1,500 रुपए, अधिकतम कीमत 5,900 रुपए और औसत कीमत 5,100 रुपए तय की गई। हालांकि लाल प्याज अभी नहीं पहुंचा है। केंद्र सरकार द्वारा खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 टन और थोक विक्रेताओं के लिए 25 टन की सीमा तय करने के विरोध में प्याज के व्यापारियों ने नीलामी भाग लेना बंद कर दिया था। पिछले 4 दिनों से प्याज की नीलामी ठप होने से इन किसानों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा अपील के बाद आज से नासिक में बाजार का कामकाज शुरू कर दिया गया। व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल मुंबई में सीएम ठाकरे से मुलाकात की थी। ठाकरे ने उन्हें आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार प्याज के भंडार की सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ बात कर सही विकल्प पर काम करेगी। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी नासिक में प्याज व्यापारियों और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की थी। इस बीच केंद्रीय सार्वजनिक वितरण विभाग के नए निर्देश के अनुसार व्यापारियों को प्याज के मौजूदा स्टॉक को पैक करने के लिए 3 दिनों की अवधि दी गई है। इस निर्देश में कहा है कि व्यापारी उनके पास के प्याज को कहीं और भेज सकते हैं
साथ ही उन्हें प्याज के नए स्टॉक को खरीदने की भी अनुमति दी गई है। नासिक पीटीसी संजय पाठक के साथ मैं निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए एक कदम उठाया है। इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से कर मुक्त नकद राशि ले पाएंगे, लेकिन इसके लिए उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह एलटीसी योजना शामिल होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी डिजिटल माध्यम से जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी। कर्मचारियों को इससे संबंधित भुगतान 12 अक्टूबर 2020 से अगले वर्ष 31 मार्च तक करना होगा। केंद्र सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं कि बैंक में जनधन खातों से नकदी निकालने पर 100 रुपए का शुल्क लगेगा। केंद्र सरकार ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित इन खबरों का भी खंडन किया है कि चीन के सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं और उन्होंने पेंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 2 और 3 पर कब्जा कर लिया है। पत्र सूचना कार्यालय ने थल सेना के जन सूचना के अपर महानिदेशक के हवाले से एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि यह खबर आधारहीन है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गंभीर मुगलान के जंगलों में आज सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने को नष्ट कर दिया। राजौरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कोहली ने बताया कि इस ठिकाने से बड़ी संख्या में हथियार और गोली बारूद बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि उग्रवादियों का यह ठिकाना जमीन के नीचे पत्थरों से बनाया गया था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकी हमले में अपने देश की भूमिका स्वीकार की है। उन्होंने संसद को बताया कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमला इमरान खान सरकार की एक बड़ी सफलता थी। पहली बार पाकिस्तान के किसी मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है। भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर हमला करने वाले आतंकी गुटों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर बमबारी की थी। पाकिस्तान स्थित इस आतंकी गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बहुत से संगठनों और समितियों ने इस बार मिलाद के जुलूस न निकालने का निर्णय लिया है। हालांकि पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को बताने के लिए मिलाद महफिलों तथा ऑनलाइन सीरत कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और दुनिया को मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने मानव समुदाय को करुणा और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि ये दिन सारी दुनिया में करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दुबई में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 5 विकेट पर 172 रन बनाए। नीतीश राणा ने 61 गेंदों में शानदार 87 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 26 रन की पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से लुंगी एगिंडी ने 34 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20वें ओवर में 4 विकेट खोकर 173 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने 53 गेंदों में 72 और अंबाती रायडू ने 20 गेंदों में 38 रन बनाए।
कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए। टूर्नामेंट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम तक कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। तापमान 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में दोपहर बाद या शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। शाम या रात में कहीं कहीं बादल छाने के आसार हैं। तापमान 2 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तक होने के आसार हैं। चंडीगढ़ में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। अहमदाबाद में भी आसमान साफ रहेगा। तापमान 19 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में आज तड़के कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। बंबई शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में ही संवेदी सूचकांक 203 अंक की वृद्धि के साथ 39,953 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 64 अंक बढ़कर 11,735 पर पहुंच गया। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 177 अंक की गिरावट के साथ 39,572 पर था। निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 11,634 पर था। रेलवे ने सभी मंडलों के महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य रेल में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा देना है। महिलाओं को उनकी यात्रा शुरू करने से लेकर गंतव्य स्टेशन तक सुरक्षा दी जाएगी। मेरी सहेली अभियान की शुरुआत इस वर्ष सितंबर में दक्षिण पूर्वी रेलवे में पायलट परियोजना के रूप में की गई थी। महिला यात्रियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस अभियान को सभी मंडलों और कोंकण रेलवे में 17 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। आरपीएफ की टीम महिला यात्रियों के सीट के नंबर लेकर उन्हें यात्रा के दौरान पड़ने वाले स्टेशनों की जानकारी देती है। आरपीएफ उन्हें यात्रा के दौरान सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी करती है। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवान संबंधित कोच और बर्थ पर नजर रखते हैं। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का कार्यक्रम बदलकर जनवरी 2021 में कर दिया गया है। पहले ये समारोह अगले महीने 5 नवंबर को होना था, लेकिन समारोह से जुड़े लोगों और वैश्विक फिल्म समुदाय के सुझाव पर पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे अगले साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोविड महामारी से बुरी तरह छिन्न भिन्न व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे अमेरिका में इस वर्ष जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक तेजी आई है। इस तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 33.1% की वृद्धि दर्ज की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम हुई। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 91.15%। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में तेजी। इस चरण में 94 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को। देश के विभिन्न भागों में ईद ए मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी।
और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।